नमस्कार श्रोताओं, परिचर्चा के इस विशेष अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त रानू सिंह। श्रोताओं, हम हर महीने के दूसरे गुरुवार परिचर्चा के साथ उपस्थित होते हैं और हमारा ये प्रयास रहता है कि हम हर बार एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हों। वैसे विषय जो हमारे जीवन से जुड़े हैं, हमारी जिंदगी से जुड़े हैं, और इस बार भी कुछ विषय ऐसा ही है। लेकिन विषय पे जाने से पहले मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। आज हमारे साथ दो महिला मेहमान उपस्थित हैं और वो हैं डॉक्टर तुबा हिजाब और डॉक्टर विद्या, जो कि न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर विद्या, डॉक्टर तुबा हिजाब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने कार्यक्रम में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा परिचर्चा का विषय क्या है। श्रोताओं, राष्ट्रीय पोषण माह 2022 यही है आज की परिचर्चा का विषय। और इस गंभीर विषय पे हमारे साथ बात करेंगे हमारी ये दोनों फीमेल डॉक्टर, जो हमें बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध कराएंगी। विषय पे जाने से पहले थोड़ी चर्चा राष्ट्रीय पोषण माह पर। श्रोताओं, पोषण अभियान की शुरुआत मार्च 2017 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा झुंझुनू राजस्थान से की गई थी। पोषण यानी पोषण प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, ये भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसी कार्यक्रम के तहत हर साल भारत सरकार मार्च के अंत में पोषण पखवाड़ा और सितंबर के महीने में पोषण माह मनाती है। हर पखवाड़े का या माह का एक थीम निश्चित किया जाता है, जिससे जन भागीदारी बढ़े और जन आंदोलन के रूप में ये कार्यक्रम अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। और सितंबर 2022 में जो पोषण माह मनाया जा रहा है, उसमें पोषण पंचायत को एक्टिवेट करने का लक्ष्य है। साथ ही 4 थीम पर इस माह में ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। एक, महिला और स्वास्थ्य; दूसरा, बच्चा और शिक्षा, पोषण भी और पढ़ाई भी; तीसरा, जेंडर सेंसिटिव वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट; और चौथा, ट्रेडिशनल फूड फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन इन ट्राइबल एरियाज। तो ये जानकारी आपसे हम साझा कर रहे थे आज की परिचर्चा के विषय की गंभीरता और महत्ता को स्पष्ट करने के लिए। अब अपनी परिचर्चा हम प्रारंभ कर रहे हैं। डॉक्टर तुबा, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि न्यूट्रिशन, ये जो शब्द है कि हर कोई बहुत अच्छे तरीके से समझ नहीं पाता है। पोषण क्या है, उसमें क्या क्या आते हैं और इसकी क्यों आवश्यकता होती है? डॉक्टर तुबा, आपसे ये जानना चाहेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि हमारी बॉडी जो होती है उसमें बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसको मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। जैसे कि हमको एनर्जी चाहिए होता है अपने पूरे दिन भर का काम करने के लिए, प्रोटीन चाहिए होती है बॉडी की ग्रोथ के लिए, फैट चाहिए होती है फंक्शनिंग के लिए, और साथ ही साथ मिनरल्स और विटामिन्स भी चाहिए होती है। तो ये सारे कुछ मिला के हमको एक प्रॉपर बॉडी फंक्शन और एक हेल्दी बॉडी मिलती है। तो बहुत सारे न्यूट्रिशन जो होती है हमारे सारे खानों में होती है। किस किस खानों में किस तरह के न्यूट्रिशन हमें मिलता है, ये जानकारी एक आम पब्लिक को, एक आम लोगों को होना बहुत जरूरी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विद्या, आप ये जानना चाहेंगे कि अगर हम बातें करें न्यूट्रिशन की, जब भी बातें आती हैं, पोषण की बातें आती हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जो हमारा ध्यान आकृष्ट होता है वो महिलाओं और बच्चों के प्रति होता है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो पोषण की बातें हैं, यहाँ अगर महिला और पोषण की बात की जाए तो आप इसे किस तरीके से देखती हैं? बिल्कुल, महिलाओं के लिए पोषण बहुत ही जरूरी है। बिकॉज जो महिलाएं जब रिप्रोडक्टिव एज में अपने एंटर करती हैं, उस टाइम पे उनका चाइल्ड पीरियड होता है, और उस टाइम अगर उनका पोषण हैम्पर होता है, किसी कारणवश अधूरा होता है, तो वो सीधा असर आने वाले बच्चे पे होता है। और आपको पता ही है कि स्वस्थ बच्चा ही हमारा स्वस्थ देश का निर्माण कर सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं जानना चाहूंगी डॉक्टर तुबा कि ये जो महिलाओं के साथ जो सामाजिक दायित्व अगर देखा जाए, तो पोषण के मामले में कहीं ना कहीं महिलाएं पीछे रह जाती हैं। तो ऐसा क्या है हमारे सामाजिक दृष्टिकोण से कि महिलाएं पोषण के मामले में पीछे रह जाती हैं?
जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि जो महिलाएं होती हैं, खास करके हमारे समाज में, जो इंडियन सोसाइटी में हम कहते हैं, वो कभी भी अपने ऊपर उतना ध्यान नहीं रहती हैं। बहुत छोटी उम्र से उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है कि मेरे फैमिली, चाहे वो घर हो, उनके पेरेंट्स हो या छोटे जी। भाई बहन हो, चाहे आप उनकी शादी होती है तो उनके इन लॉज होते हैं, हस्बैंड होता है, और फिर बच्चे होते हैं तो बच्चे होते हैं। तो फिर उसके बाद वो जो महिला होती है वो कभी भी अपने ऊपर ध्यान देने के बजाय वो अपने फैमिली के ऊपर ध्यान देती है। ज्यादा फोकस उनका उन फैमिली पे होता है, जिसकी वजह से वो अपना न्यूट्रिशन और अपनी सेहत को भूल जाती हैं कहीं ना कहीं, और वो हमेशा उसको सेकेंडरी रखती हैं। खास करके इंडियन सोसाइटी में ये बहुत ज्यादा हम देखा जाता है। तो जी। मुझे लगता है कि ये फोकस करना चाहिए महिलाओं को कि उनका अपना रिक्वायरमेंट कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो अपने ध्यान नहीं देंगे अपने न्यूट्रिशन पे, अपने खाने पे, अपने सेहत पे, तो वो एक फैमिली को एक अच्छी तरह से वो नहीं कर पाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिला ही घर का निर्माण करती है और घर का जो बैकबोन हम कह सकते हैं वो महिला ही होती है, क्योंकि उनकी वजह से ही कोई ऑफिस जा पा रहा है, कोई स्कूल जा पा रहा है, या पूरा घर कहीं ना कहीं उन पर ही निर्भर करता है। डॉक्टर विद्या, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो छोटी बच्चियों का जो अपब्रिंगिंग होता है, जो उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया जाता है, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है, जिस वजह से बचपन से ही वो बड़ी होकर कैसी औरतें बनेंगी उसकी परवरिश उन्हें बचपन से ही दी जाती है, और यहीं से उन्हें पोषण को लेकर बहुत ज्यादा शिक्षा नहीं दी जाती है, जिस वजह से उनका जो शरीर होता है, उनका जो स्वास्थ्य होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। इसको लेकर डॉक्टर विद्या आप क्या राय रखती हैं? देखिए, छोटी बच्चियों के न्यूट्रिशन के लिए पूरी फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पेशली उनकी मदर को अपनी बच्चियों पर पूरा ध्यान देना चाहिए, उनके फादर को, उनके ग्रैंड पेरेंट्स को, सभी को मिलकर के इन बच्चियों के न्यूट्रिशन पर पूरा ध्यान देना चाहिए। होता क्या है कि अगर आप छोटे बच्चियों के न्यूट्रिशनल स्टेटस का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो आगे चल के उनके हेल्थ पर बहुत बड़ा असर डालेगा, और आफ्टर मैरिज और जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ जाता है। और अगर अंडर वेट हैं, काफी सीवियरली अंडर नरिश्ड हैं, तो अंडर वेट बेबी का संभावना बनता है। जी। और इवन स्टिल बर्थ भी होता है। मैल न्यूट्रिशन मदर और चाइल्ड दोनों को हो सकता है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि शुरू से बच्चियों के न्यूट्रिशन पर ध्यान दिया जाए। अगर हम ये बात करें कि घर में ही कुछ ऐसी चीजें बहुत आसानी से हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जिनको खाने से ही हम अपने जो हमारा जो न्यूट्रिशन वो कंप्लीट हो सकता है, लेकिन शायद हम ध्यान नहीं देते हैं। तो डॉक्टर, बिल्कुल आप बता बिल्कुल। सकती हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल अगर हम करें घर में ही, पिल्स छोड़कर, तो हम अपने न्यूट्रिशन को बराबर रख सकते हैं, ठीक रख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए घर में ही सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, जैसे कि अनाज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो दालें हैं, पल्सेस हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, मिल्क प्रोडक्ट है, मांस, मछली, अंडा, जो भी चीजें घर पे आती हैं किचन में मौजूद होता है। आप बिल्कुल ध्यान दें कि जितने आप घर के बड़े बुजुर्ग और लड़कों और हस्बैंड पे ध्यान देते हो, उसी तरीके से अपनी बच्चियों को भी बिल्कुल उस पर ध्यान दें कि उनके भी डाइट में सारी चीजें जरूर दैनिक रूप से शामिल हो। और बच्चों का न्यूट्रिशन तो देखना ही है मदर को, और अपना भी केयर करना बहुत जरूरी है। जो घर में अवेलेबल है वो सारी चीजें प्रायोरिटी पर आप अपने डाइट में शामिल कीजिए, और बच्चियों के डाइट में। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर तुबा, यहाँ पर मैं ये जानना चाहूंगी कि जब विटामिन और कैल्शियम की बातें आती हैं, तो जब आफ्टर 30 जब एज क्रॉस किया जाता है, तो वैसे एज में कहा जाता है कि इन सब चीजों की कमी आने लगती है। तो इन सब चीजों की भरपाई कैसे हो सकती है, और ऐसा क्या है आफ्टर 30 जो फीमेल्स होती हैं, या फिर कोई भी फीमेल्स स्पेशली, कि उनकी बॉडी में इन सब चीजों की कमी होने लगती है? जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है कि जो विमेन होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो स्टार्टिंग से ही अपना न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान नहीं रखती हैं। वो कभी भी ये नहीं जानने की कोशिश करती हैं कि उनके बॉडी में जो वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो पूरी तरह से है कि नहीं, अप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हम यंग होते हैं तो उतना पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, 30 क्रॉस करने के बाद एक ग्राफ डाउन होने लगता है किसी भी इंसान का, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। जी। तो तब जाके डिफरेंट मतलब परेशानियां समझ में आने लगती है, क्योंकि शुरू से ही न्यूट्रिशन आपका
प्रॉपर नहीं मिला है तो उस वक्त ज़्यादा डिफिशियंसी, खास करके औरतों में आयरन की, कैल्शियम की, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, या थायराइड जैसी परेशानियां होने लगती है, या जो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। जी बिल्कुल। और जो लाइफस्टाइल परेशानियां होती है जैसे हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आप शुरू से ही अगर आप इसको ध्यान रखेंगे, और खास करके जो ऐसे आयरन वाली चीजें जैसे खजूर अपने डाइट में ऐड करना, या दूध से बनी हुई चीजें, जनरली हम देखते हैं कि घर की औरतें कभी भी दूध नहीं पीती हैं, जो बच्चों को देंगी या अपने घर के जो बाकी फर्द हैं उनको देंगी, लेकिन खुद के लिए कभी नहीं रखती। तो दूध से बनी हुई चीजें और आयरन वाली चीजें, कैल्शियम वाली चीजें शुरू से ही उनको अपने डाइट में ऐड करना होगा। अगर प्रॉपर रहेगा पूरे लाइफ टाइम में, तो 30 के बाद परेशानियां नहीं होंगी या कम होंगी, या उतने रफ्तार से नहीं होंगी। और ये भी होता है कि जैसे जैसे वुमेन एज करती हैं, हार्मोन की चेंजेस होता है, फिर मेनोपॉज में आती हैं, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस वो बॉडी में होती है, तो उसको स्टार्टिंग से ही ध्यान रखने की जरूरत है। जी। अच्छा, यहाँ एक और बात मेरे जहन में आ रही है कि जब भी पोषण की बातें होती हैं हम महिलाओं की तरफ फोकस कर जाते हैं, जबकि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि बच्चों से ही जब उनका बचपना होता है तभी हम उन्हें ये शिक्षा दें कि पोषण क्यों जरूरी है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम शायद ख्याल ही नहीं रखते, और अगर हम जब हम बच्चे होते हैं तभी अगर हमें वो जानकारियां उपलब्ध हो जाएं तो शायद हम अपने शरीर पर, अपने स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा ध्यान दे सकते हैं। तो डॉक्टर विद्या, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो बच्चे होते हैं इन्हें किस तरीके से न्यूट्रिशन की जानकारी दी जा सकती है, इन्हें कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है खाने के प्रति, वैसे खाने जो उनके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। बिल्कुल। जैसे 1 से 10 साल के बीच वाले जो बच्चे होते हैं तो वो कम्प्लीटली मदर पे डिपेंडेंट होते हैं, और मदर जैसा चाहती है उनकी फूड हैबिट डेवलप कर सकती हैं उस टाइम पे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मदर जो भी फूड कुक करती हैं वो हेल्दी तरीके से करें, वो अट्रैक्टिव तरीके से करें। जैसे चपाती है, उनको लंच लेके जाना है तो ऑब्वियसली वो कलरफुल अगर हो जाए, उसमें अगर आप चुकंदर का यूज कर लेती हैं, ग्रेटेड चुकंदर है या गाजर है, पालक है, तो इस तरीके से ऐड करके आप डिफरेंट कलर्स की चपाती प्रिपेयर कर सकते हैं। पराठा जब प्रिपेयर करती हैं तो तवा से उतारने के बाद उसमें घी लगाएं तो वो ज्यादा हेल्दी होता है। उसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो दाल है, शुरू से ही उनका टेस्ट डेवलप करना चाहिए। वो तड़का बनाइए, उसमें तरीके से जो है सीजनिंग आप उसमें डालिए, सो दैट की अलग अलग टेस्ट रहेगा उसका। वेजिटेबल्स भी है उसी तरीके से कि दाल में डाल करके सांभर के रूप में या चपाती में ऐड करके आप सब्जी उसको कंज्यूम करा सकती हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है, उसकी भी स्वीट डिश आप बना करके उनको दे सकती हैं। तो हर तरीके का जो घर में खाने पीने की चीजें हैं उसको अट्रैक्टिव करके उनको परोसें दें, तो बच्चों का एक सभी तरह के जो खाद्य पदार्थ हैं उनके प्रति टेस्ट डेवलप हो जाएगा बचपन से ही। जी, ओवरऑल यही कहना चाहते हैं कि उसे प्रेजेंटेबल बनाइए खाने को, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि बच्चे अट्रैक्ट हो जाएं उसके तरफ। अच्छा, बच्चों से रिलेटेड बात है तो यहाँ पर एक और बात है कि जब बच्चे छोटे होते हैं उनका हेल्थ ज्यादा होता है, गोल मटोल होते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं वो अपने फिगर कॉन्शियस हो जाते हैं, हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं हेल्थ से कहीं ज्यादा वो अपने फिगर कॉन्शियस हो जाते हैं, और इस चक्कर में वो बहुत कुछ ऐसा कर देते हैं जो उनके हेल्थ के लिए बहुत सही नहीं होता है। तो वैसे में वो क्या क्या कर देते हैं और क्या वो उन्हें करना चाहिए? डॉक्टर तुबा, क्या कहेंगे आप? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जब इंसान टीन एज में पहुंचता है, बच्चा टीन एज में पहुंचता है, तो सोसाइटी के वजह से और मतलब जो इतना फैशन हो रहा है कि फिगर एकदम स्लिम वाला होना चाहिए, खास करके लड़कियां, वो बहुत इन्फ्लुएंस हो जाती हैं उसकी वजह से, और उनको उतनी एज में उतनी समझ नहीं होती है कि कौन सा न्यूट्रिशन, क्या हम खाएं क्या नहीं खाएं, और बॉडी के लिए क्या जरूरी है। उनके लिए बस होता है कि हमें दुबले होना है, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि वो बहुत अजीब, जैसे फैट डाइट्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कीटो डाइट बहुत फेमस डाइट है, इस तरह की डाइट्स वो करना शुरू कर देते हैं। जो भी उनको टीवी पे या इंटरनेट पे दिखता है वो अडेप्ट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसकी बहुत सारी नेगेटिव परेशानियां भी हैं। आपको फौरन से वेट लॉस रिजल्ट तो मिल जाता है, लेकिन आप बॉडी को कितना हार्म कर रहे हैं ये उस समय पता नहीं चलता है। जैसे कि कीटो डाइट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें सिर्फ प्रोटीन और फैट डाइट होता है और कार्बोहाइड्रेट 0 कर देते हैं। तो ये इतना नुकसान है हमारे ब्रेन के लिए भी, क्योंकि ब्रेन फंक्शनिंग के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी है।
तो हम आजकल देख रहे हैं कि अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियां बहुत बढ़ रही है, जिसकी वजह एक ये है कि हमारी प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं हो रहा है। तो वेट के चक्कर में लड़कियां, इवन लड़के भी, और मतलब सोसाइटी में फिट होने के चक्कर में वो ये तरह की कोई जी भी इंटरनेट पे जो उनको डाइट समझ में आता है वो कर लेते हैं, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं समझ पाते हैं वो। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो कभी भी इस तरीके का कोई काम नहीं करना चाहिए कि जो हमारे हेल्थ को नुकसान कर रहा है। बाहर से देखने में भले हम कितने भी खूबसूरत दिख जाएं, लेकिन इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम पोषित हैं, हम स्वस्थ हैं, तो उसकी जो खूबसूरती आएगी वो बिल्कुल नेचुरल होगी, उसमें बनावटी कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल। और ऐसा कुछ कोई डाइट शुरू करने से पहले जरूरी है कि आप अपने डाइटिशियन से, न्यूट्रिशन से कई बार कंसल्ट कर लें। ये बहुत जागरूक कराना है हमारे लोगों को, खास करके बिहार में, कि डाइटिशियन और न्यूट्रिशन का कितना इम्पोर्टेंस है, कि वो कुछ भी पढ़ के या देख के खुद ना करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके करें। जी डॉक्टर विद्या, यहाँ हम ये जानना चाहेंगे कि न्यूट्रिशन की बातें हम कर लेते हैं कि विटामिन की प्रॉब्लम हो सकती है, हमें हमारे अंदर कैल्शियम की कमी हो सकती है। लेकिन अगर इन सब चीजों की, अगर ये जो पोषण है ये हमारे अंदर सही मात्रा में नहीं है, तो इसकी वजह से क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, कौन कौन सी बीमारी हमें हो सकती है? देखिए, जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं वो अगर फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, 1 साल के ही अवस्था से कई बार शुरू हो जाता है। और वो आपने सुना होगा, मरासमस, क्वाशियोर का जो छोटे बच्चों में हो जाता है, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, इन सारी बीमारी की वजह से काफी परेशानियां उनको होती है, इवन डेथ तक हो जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं तो कई बार आप देखते हैं विटामिन ए डेफिशिएंसी भी होता है, जिसकी वजह से आंखों की परेशानी होती है, अंधे तक हो जाते हैं। फिर और उससे आगे जब आगे एज में बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि जैसे टीन एज में आ गए, तो उस टाइम भी आप देखते हैं कि काफी एनीमिक बच्चे हो जा रहे हैं। एडोलेसेंट एज में डाइट न्यूट्रिशन इनका प्रॉपर नहीं होता, ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह इंक्लूड नहीं करते, तो एनीमिया का परसेंटेज भी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है एडोलेसेंट गर्ल्स में। और ये कहीं ना कहीं जब और आगे चलते हैं तो आप देखेंगे हाइपोथायराइडिज्म है, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, क्योंकि डाइट बैलेंस नहीं है, फैट डाइट ले रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, तो ये सारी परेशानियां आती हैं। और ये सारा जो परेशानी है वो आगे आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे झेलना पड़ता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, जब हम बात करते हैं पोषण की, तो अर्बन एरियाज में तो कुछ हद तक, बहुत तो नहीं, कुछ हद तक हम कह सकते हैं 50 to 60% हम कह सकते हैं कि वहां पर लोग फिर भी बहुत हद तक सचेत हैं। लेकिन जब बात रूरल एरियाज की आती है, गांव कस्बों की बात आती है, तो कहीं ना कहीं वहां पोषण की बात होती ही नहीं है। उन्हें लगता है घर में जो वो रूटीन लाइफ में जो बना रहे हैं, जो खा रहे हैं, वो कंप्लीट है उनके लिए। लेकिन वहां पर भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं और उन कारणों को वो समझ ही नहीं पाते हैं। तो डॉक्टर तुबा, आप बता सकती हैं कि क्या रूरल एरियाज में क्या ऐसी चीजें हैं, या फिर उन्हें किस तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है कि वो भी इन सब चीजों के प्रति सचेत हो सके? जी बिल्कुल। रूरल एरिया में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। उनके पास बहुत ज़्यादा प्योर चीज़ें मिलती हैं और सब कुछ अवेलेबल है, और बिल्कुल हमारे पास तो फिर भी वो प्रिजर्व्ड और बहुत केमिकल वाले फॉर्म में मिलता है। लेकिन गांव की बात करें तो वो एकदम प्योर चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि हमें अपने खाने में क्या कुछ मिलाना है। उनको लगता है जैसे दाल चावल खा लेंगे तो हो गया, लेकिन ये बाकी सारे न्यूट्रिशन जो फ्रूट्स होता है, वेजिटेबल्स होता है, वो ऐड करना है। और अगर बात करें महिलाओं की, तो वहाँ की महिलाएं बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। तो इस केस में उनके घर के जो लोग होते हैं, उनके घर के जो मर्द होते हैं, उनको ये जिम्मेदारी है उनकी कि उनको समझाएं और उनके डाइट का भी ध्यान रखें। और मुझे लगता है कि गांव साइड की एरियाज में एक अवेयरनेस प्रोग्राम हमारी तरफ से उनको होना चाहिए, ताकि उनको जागरूकता हो कि हमारे लिए खाना और न्यूट्रिशन और सेहत कितना ज़रूरी है, ताकि वो सारे जो जितने भी खाने की फूड ग्रुप्स जिसको हम कहें कि वाइटामिन, मिनरल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब कुछ ऐड करें अपने डाइट में। जी हाँ, गांव के लोगों में ये जागरूकता होनी बहुत जरूरी है, और इसके लिए घर के जो मेल मेंबर्स हैं उनको ही आगे आना होगा। उन्हें लगता है कि औरतें घर में काम कर रही हैं, उनके पास ऐसी कोई परेशानी नहीं होती है, वो घर के बाहर हैं, तो जो भी परेशानी है वो झेल रहे हैं। लेकिन औरतों में भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं, और अगर पोषण की बात की जाए तो उनका स्तर ज्यादा खराब है महिलाओं का पुरुषों की तुलना में।
बिल्कुल। और महिलाएं जो होती हैं वो अपनी बात को बता भी नहीं पाती कई दफा। जो भी उनके साथ प्रॉब्लम होती है वो अपने अंदर ही रखती हैं कि उनको लगता है कि जरूरी नहीं है कि मैं अपनी बात बताऊं, तो इस तरह से और उनकी हालत खराब हो जाती है। और इन सब कारणों की वजह से जो रूप, भयावह रूप उनके सामने आता है बीमारी के रूप में उनके सामने। एक हमारा और भी एक सेक्शन है अर्बन और रूरल एरियाज को अगर हम छोड़ दे तो एक है जो ट्राइबल एरिया है हमारा, वहां पर ट्रेडिशनल फूड्स अभी भी लोग खाते हैं और उसी से अपना जीवन उसी से चला रहे होते हैं। लेकिन क्या ट्रेडिशनल फूड्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो जिस तरीके से खाते हैं, अपने ट्रेडिशनल तरीके से ही उसे बनाते हैं, तो वहां पर ऐसी क्या कमी रह जा रही है? क्योंकि वो तो पूरे के पूरे प्रकृति से ही जुड़े होते हैं, उनके जीवन में कोई ऐसी चीज उतनी नहीं होती है जिसका प्रभाव, गलत प्रभाव उनके ऊपर पड़े, लेकिन फिर भी वहां पर भी पोषण की कुछ कमी देखी जाती है। तो क्या ट्रेडिशनल फूड में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल करके वो भी अपने पोषण को बिल्कुल सही तरीके से रख सकते हैं? डॉक्टर विद्या। जो हमारे ट्राइब्स हैं वो मोस्टली आप देखेंगे कि जैसे उड़ीसा है, झारखंड है, आसाम है या नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो मैक्सिमम ट्राइब्स जो है वो जंगल के आसपास या जंगल में ही रहते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे खाने की चीजें, फल फूल और सीड्स और अनाज से वो भरपूर है। बट वहाँ उनके अंदर अवेयरनेस की कमी है कि किस चीज को किस चीज के साथ खाएंगे तो ज्यादा मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट मिलने वाला है, ये पता नहीं होता है। कई बार वो बस चावल है तो चावल ही खा रहे हैं, दाल हुआ भी है तो दाल खाना पसंद नहीं करते। सब्जी जो दो चार जो उन्हें पसंद आती है वो उसी तरीके से चावल और सब्जी का ही सेवन करते हैं। दूध, अंडा, मांस, मछली सब कुछ मौजूद होता है तो मांस खा रहे तो बस मांस ही खा रहे हैं, दूध अंडा इतना पसंद नहीं कर रहे। तो इनको बताना होगा कि जितनी चीजें आपके पास अवेलेबल है वो सारों को आप डेली बेसिस पे इंक्लूड कीजिए या वीकली तो एटलीस्ट जरूर वहाँ पे इंक्लूड कीजिए। एक चीज और लैकिंग है उनके पास, जो ट्रेडिशनल कुकिंग प्रैक्टिसेस हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि कई बार साग सब्जी फल भी काट करके और धो देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं वो ड्रेन आउट हो जाते हैं। तो खा तो रहे हैं लेकिन विटामिन मिनरल्स उनके बॉडी में जा नहीं पा रहा। जी। ये सारे न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है जहाँ पे उनको जूझना पड़ता है। चीजें हैं लेकिन लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस, वो चीजों का बेनिफिट नहीं उठा पाते। अच्छा, यहाँ एक सवाल मेरे जहन में है कि कुछ लोगों की ये धारणा है कि अगर हम अपने आप को, अपना न्यूट्रिशन बिल्कुल सही रखना चाहते हैं तो एकदम दो तरफा विवाद है कि सिर्फ नॉनवेज खाने पे हमारा न्यूट्रिशन लेवल बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा, हम बिल्कुल सही रहेंगे, और कुछ लोगों का है कि नहीं, हम सिर्फ वेज खाएंगे तभी होगा। तो ये जो नॉनवेज और वेज की बात है तो इसमें क्या डिफरेंस है डॉक्टर तुबा? देखिए, हमारी जो एनवायरनमेंट, हमारा नेचर ने खुद ही बैलेंस बना के रखा है। जो उस बैलेंस को हमारे लिए बहुत जरूरी है कि उस बैलेंस को हम अपने अंदर लाएं। तो सिर्फ नॉनवेज और सिर्फ जो वेजिटेरियन होते हैं उनको ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ वेजिटेबल से या जो वेज वाली चीजें हैं उनसे सारे न्यूट्रिशन ले लो। जैसे बहुत सारी जैसे विटामिन B12 होता है वो एनिमल में मिलता है, तो वो सारी चीजें थोड़ी मिस हो जाती है। तो और जो एनिमल वाले जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं वो उनको लगता है कि सिर्फ हम मांस मछली खाएंगे तो सारा हमें तो मिल ही रहा है, लेकिन वो बेसिक चीजें जो होती हैं, जो विटामिन मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल प्रोटीन में नहीं, एनिमल में नहीं मिलती है। तो एक बैलेंस होना चाहिए कि हम हर फूड ग्रुप से थोड़ा थोड़ा खाना अपने अंदर ऐड करें। जी। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी, अगर आप वेज में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके न्यूट्रिशन को, वेजिटेरियन है तो आप उस तरह का ध्यान रखें कि जो प्रोटीन के सोर्सेज हैं, सोयाबीन जैसी चीजें, दूध से बनी हुई चीजें, वो सारी चीजें अपने अंदर ज्यादा ऐड करें ताकि वो उसका कंपनसेट हो सके आपके। एक बात जो हम अपने श्रोताओं के साथ जरूर साझा करना चाहेंगे कि कभी भी आप अगर कोई डाइट प्लान अपने से कोशिश कर रहे हैं खुद से चुनना कि हम ऐसे करते हैं और हमारा डाइट प्लान इस तरीके से हो जाएगा और बहुत अच्छा रहेगा, या फिर आप सर्च इंजन से सर्च करके आप उसे फॉलो करने लगते हैं, तो ऐसी गलती ना करें। क्योंकि अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो भी सर्च इंजन पे दिया गया है, जो भी आप इंटरनेट के माध्यम से मालूम कर रहे हैं, वो आपके हेल्थ को सूट ही करे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ हमारा समय अब समाप्ति की ओर हो रहा है। डॉक्टर विद्या, जाने से पहले बस इतना जानना चाहूंगी कि
चाहूंगी कि आप हमें, हमारे श्रोताओं को अपनी तरफ से राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, जो अभी राष्ट्रीय पोषण माह चल रहा है उसका थीम भी यही है, सेलिब्रेट द वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। दैट मीन्स कि आप सभी तरीके के फूड ग्रुप अपने डाइट में शामिल कीजिए, हर तरह का टेस्ट लीजिए, हर रीजन के फूड को लीजिए, खाइए, कल्चर को एंजॉय कीजिए। जो आपके आसपास अवेलेबल है, जो चीजें आप नहीं खा रहे हैं उसको भी जरूर डाइट में डालिए। उसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुकिंग मेथड को यूज करते हुए उसके स्वाद को जरूर लीजिए। जी हाँ, डॉक्टर तुबा, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को इस राष्ट्रीय पोषण माह के तहत? मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि हमारे नेचर में सब कुछ अवेलेबल है जो हमारी बॉडी को चाहिए। ये बॉडी भी नेचर से बनी है और हमें जरूरत नहीं है कि कोई मैन मेड चीजें वो हम अपने अंदर डालें। कोई टैबलेट या पिल्स जो हम कहते हैं कि एनर्जी ड्रिंक है या ये टैबलेट खाएंगे तो आप दुबले हो जाएंगे, कोई भी जरूरत नहीं। हमारे नेचर में हमारे गॉड ने सब कुछ बनाया है जो हमें चाहिए। और मैं इतना कहना चाहूंगी कि अपने न्यूट्रिशन और अपने हेल्थ पे शुरू से ही ध्यान रखें, वरना आप बड़े होंगे तो आपको पिल्स खाने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विद्या आपका भी और डॉक्टर तुबा हिजाब आपका भी। थैंक यू। श्रोताओं, इसी के साथ आज की परिचर्चा यहीं समाप्त होती है। अगली बार आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अपने साथी रानू सिंह को दीजिए विदा। नमस्कार।